शुरू किया था? व्याकरण से शुरू किया था। वो जो कल कराया था एक बार उसको रिपीट कर रहा हूं जिससे कि समस्या नहीं आए। सबसे पहले इस व्याकरण शब्द की बात करेंगे। तो ये किससे मिलके बना है? वी धन आ धन करण से। वी का मतलब होता है विशेष, आ माने होता है तक, करण माने होना करना, विशेष प्रयोग करने तक। अगर हम इस व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ निकालें तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भली भांति समझना। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है, नहीं होता? चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो, हर भाषा का अपना क्या होता है? व्याकरण होता है। व्याकरण का काम क्या होता है? उस भाषा विशेष को भली भांति समझने के लिए। तो किसी भी भाषा को भली भांति समझने के लिए उसका व्याकरण समझना क्या होता है? आवश्यक होता है। तो व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ निकला भली भांति समझना। व्याकरण के माध्यम से हम किसी भाषा का क्या कर पाते हैं? शुद्ध उच्चारण कर पाते हैं, उस भाषा का शुद्ध लेखन कर पाते हैं और उस भाषा का शुद्ध प्रयोग कर पाते हैं। तो किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग करने के लिए उस भाषा का क्या आना चाहिए? व्याकरण। तो मैंने इसकी परिभाषा लिखाई थी। क्या लिखाई थी? व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है, व्याकरण की परिभाषा बोल रहा हूं। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसी भाषा को भली भांति समझने के लिए उस व्याकरण का हमें क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। परिभाषा लिखाई थी ना? व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से किसी भाषा को भली भांति समझा जाता है। ठीक है ना? इसके बाद में मैंने आपको बताया था हम व्याकरण को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? 3 भागों में। व्याकरण को कितने भागों में बांट के पढ़ा जाएगा? 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाएगा। सबसे पहला होता है वर्ण विचार। सबसे पहला इसका भेद कौन सा कर देते हैं? वर्ण विचार। दूसरा भेद क्या कर देते हैं? शब्द विचार। और इसका जो तीसरा भेद होता है वो क्या होता है? वाक्य विचार। तीसरा भेद क्या होता है? वाक्य विचार होता है। शुरुआत करेंगे किससे? वर्ण विचार से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वर्ण विचार। वर्ण विचार। और वर्ण विचार में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? वर्ण की बात करेंगे कि ये वर्ण क्या होता है। आप सभी अच्छे से जानते हो भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वो क्या होता है? वर्ण होता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। परिभाषा बोल रहा हूं, ऑनलाइन वालों लिख लेना। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। जैसे अब इसमें वर्ण में हम क्या लिखेंगे? जैसे मैंने लिखा यहां क है, ग है, च है, छ है, प है, फ है, ल है। ये सब क्या है? वर्ण हैं। क्योंकि इनके टुकड़े हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते।
तो इनके टुकड़े नहीं हो सकते। लिखित रूप से जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होता है? वर्ण होता है। इसके आगे हम किसकी बात करेंगे? ध्वनि की। और ध्वनि क्या है? मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो ध्वनि की परिभाषा लिखो, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ऑनलाइन वालों स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा जल्दी इसलिए लिखा रहा हूं। ये ऑफलाइन वालों ने कल ये पढ़ लिया था, तो अब ये ऐसे देख रहे हैं जैसे सामने वाले को तो जीमने बैठते तो जीमना आ गया, इनको नहीं आया। होता है ना, जैसे जीमने जाते हैं ना और पत्तल बिछा दी जाती है, कटोरी भी रख दी जाती है, गिलास भी रख दिए जाते हैं, और हमारे सामने एक और पत्थर मतलब एक और पंगत लगी हुई है। अब उस पर सब आ गया, लड्डू भी आ गए, जलेबी आ गई, पूड़ी भी आ गई, गिलास में पानी भी भर दिया और प्लेटों पे जो है सब आ गया। ऐसा लगता है जैसे उनको तो सब आ गया, हमारे लिए तो कुछ नहीं आया। तो हम तो पहले ही खा के बैठे हो है, ऑनलाइन वाले रह रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड से लिखा रहा हूं। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। आगे लिखो, वर्ण और ध्वनि में अंतर। वर्ण और ध्वनि में अंतर। वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर होता है? जब हम किसी ध्वनि को लिख देंगे तो वो वर्ण हो जाएगा, और जब उस वर्ण को बोलेंगे तो ध्वनि हो जाएगी। जैसे मैंने यहां पर लिखा, शब्द लिख दिया मैंने पवन। इस पवन शब्द में कितनी ध्वनि आ रही है? पवन शब्द में अगर हम ध्वनि की बात करें तो इसमें कितनी ध्वनि आ रही है? 3। और अगर हम पवन में वर्णों की बात करें तो इसमें कितने वर्ण आएंगे? 5। पवन में ध्वनि कौन कौन सी आएंगी? प, व और न। और पवन में वर्ण कितने आएंगे? 5। प, ए, व, ए और ने। शब्द के अंत में ए आ जाए तो उसको गिना जाता है क्या? नहीं गिना जाता। तो इसमें वर्ण तो कितने हैं? 5। ध्वनियां कितनी है? 3। तो जब हमने पवन को बोला तो कितनी ध्वनि आई? 3। और जब हमने इस पवन को लिखा तो कितने वर्ण आए? 5। तो वर्ण और ध्वनि में अंतर समझ आ गया। अब इसके बाद में हमने क्या लिखा था? अक्षर। क्या लिखा था? अक्षर। अक्षर में किसी को कोई कंफ्यूजन थी क्या? अच्छा, प ही आ गया क्या? प, ए, व, ए। वह भी कैसा आएगा? अधूरा, हलंत आएगा। अगर हलंत नहीं करते तो इसमें क्या जुड़ा होता? ए जुड़ा होता। अब इसके बाद में लिखो अक्षर। अक्षर का मतलब क्या होता है? ए धन क्षर, जिसका क्या नहीं हो? नाश नहीं हो। तो अक्षर में लिखेंगे ए धन क्षर। किससे मिलके बनाए ये? ए धन क्षर से। ए का मतलब क्या होता है? नहीं, और क्षर का मतलब नाश, जिसका क्या नहीं हो? नाश नहीं हो। परिभाषा लिखो, मुख के द्वारा उच्चारित वह ध्वनि, मुख के द्वारा उच्चारित वह ध्वनि जिसका नाश नहीं हो, मुख के द्वारा उच्चारित वह ध्वनि जिसका नाश नहीं हो,
अर्थात एक ही झटके में उच्चारित होने वाली ध्वनियां, एक ही झटके में उच्चारित होने वाली ध्वनियां अक्षर कहलाती हैं, अक्षर कहलाती हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा ए क्या होगा, अक्षर होगा, या कै क्या होगा, अक्षर होगा, या गे क्या होगा, अक्षर होगा। हर तरह के उदाहरण लिखा हूं मैं इसमें। स्वर भी ले लिया, कै अधूरा भी ले लिया, गे पूरा भी ले लिया। अब इसके बाद में मैंने लिखा राम, ये भी किस में आएगा, अक्षर में। मैंने यहां पर लिख दिया ओम, ये भी किस में आएगा, अक्षर में, इत्यादि। क्योंकि इनको बोलने में कहीं भी ध्वनि का क्या नहीं होता, नाश नहीं होता, टुकड़े नहीं होते, एक ही झटके में बोल जाता है। और इसमें स्वर कितने आएंगे, एक ही स्वर आएगा। एक से ज्यादा स्वर होते ही ये किस में चला जाएगा, शब्द में। अगर इसमें मैं को हलंत नहीं करूं तो ये ओम अक्षर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। अब इस ओम को उच्चारण करने में क्या होता है, ओ को 3 बार खींचा जाता है, इतना समय लगता है, इसलिए इसको प्लुत स्वर कहते नहीं कहते। जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे लघु स्वर, 2 मात्रा का समय लगे दीर्घ स्वर, और 3 मात्रा का समय लगे प्लुत स्वर। तो ओम शब्द होगा क्या, नहीं। क्या होगा, ओम अक्षर होगा, क्योंकि इसे हम एक ही झटके में बोलते हैं। अगर मैं हलंत ना करें तो ये क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। तो अक्षर समझ आ गया था। इसके बाद हम किसकी बात कर रहे थे, शब्द की। किसकी बात करी थी, शब्द। और शब्द क्या होता है, वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। मैंने क्या रेखांकित करवाया था, सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। क्योंकि अकेले वर्ण का कोई अर्थ होता है क्या, नहीं होता। तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था, कै, मैं और ले, ये मिलके क्या बनाते हैं, कमल बनाते हैं। आगे बताया था मैंने मैं, अच्छा, जिसमें कै, ले और मैं मिलके क्या बनाते हैं, कलम बनाते हैं। और अगर मैं इसको कैसे लिख देता, मकल लिख देता, तो इस मकल का कोई अर्थ होता क्या, नहीं होता। क्योंकि भले ही इसमें वर्ण वो ही है, कै है, ले है, मैं है, लेकिन इस मकल का कोई अर्थ नहीं है। कैसा शब्द है ये, निरर्थक। जबकि कैसा होना चाहिए, सार्थक। तो सार्थक होगा तभी शब्द होगा। तो वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। अब इसके बाद मैंने आपको एक बात और बताई थी, याद हो तो, क्या कहा था कि अर्थ के आधार पर नोट लगवाया था, और नोट को हिंदी में क्या कहते हैं, विशेष। और विशेष करके लिखवाया था कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, शब्द होता है। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, मौखिक रूप से और अर्थ के आधार पर शब्द होता है। इसके बाद हमने किसकी बात करी थी, वर्णमाला की। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होता है। इसके बाद हमने क्या लिखा था, वर्णमाला। और वर्णमाला क्या होती है, वर्णों का व्यवस्थित समूह,
वर्णमाला में लिखो वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे मैंने लिखा ए के बाद में क्या आएगा? आ। ई के बाद में क्या आएगी? ई। ऊ के बाद में क्या आएगा? ऊ। ये क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह है। इसे क्या कहेंगे? वर्णमाला। तो वर्णों का सार्थक समूह तो क्या होता है? शब्द। और वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या होता है? वर्णमाला। शब्द में हमें क्या देखना होता है? सार्थक रूप। और वर्णमाला में क्या देखना होता है? व्यवस्थित रूप। ठीक है ना? इसके बाद हमने किसकी बात करी थी? वाक्य की। और वाक्य क्या होता है? शब्दों का सार्थक समूह। तो लिखो वाक्य में शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे मैंने लिखा यहां पर, कौन सा उदाहरण लिखा था? हाँ, राधा इतनी नाचेगी जितनी बसंती भी नहीं नाची। कृष्ण बांसुरी बजाता है। और कृष्ण बांसुरी बजाएगा तो कौन नाचेगी? राधा। कृष्ण बांसुरी बजाता है, राधा नाचती है। तो ये पूरे अर्थ का बोध करा रहे नहीं करा रहे? तो ये क्या है? वाक्य। अगर इसी को मैं ऐसे कह देता, यदि कृष्ण बांसुरी बजाता, तो ये वाक्य होता है या वाक्यांश? समझ आ गया ना? तो पूरे अर्थ का बोध करा रहा है तब तो वाक्य, और पूरे अर्थ का बोध नहीं हो रहा तो वाक्य। यदि कृष्ण बांसुरी बजाता तो राधा नाचती, अब क्या हो गया? वाक्य हो गया। यदि कृष्ण बांसुरी बजाता तो क्या हो गया? वाक्यांश। अंतर समझ आ गया वाक्य और वाक्यांश में? अब इसके बाद क्या लिखा था हमने? पद। पद की परिभाषा लिखाई थोड़ी थी, समझाया था। क्या होता है पद? किसे कहते हैं पद? वाक्य में एक नोट और लगवाया था, ऑनलाइन वालों नोट और लगा लो इसमें। विशेष। नोट क्या था? विशेष क्या था कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होता है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या थी? और भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वाक्य होता है। यहां तक कल बताया था, ठीक है ना? अब इसके आगे लिखो पद। लिख लिया था पद? नहीं लिखा था पद? नहीं लिखी डेफिनेशन? नहीं लिखी तो पद लिख दो, नहीं लिखा है वो मत लिखो। काट के पद को लिखो वाक्यांश। वाक्यांश लिखो, वाक्यांश। वाक्यांश थोड़ी लिखाया है कल? हाँ, तो अब लिखो वाक्यांश। तो यहां तक कल चर्चा कर चुके थे। अब इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे यहां से।
वाक्यांश। नाम से ही पता लग रहा है ना, वाक्यांश मतलब वाक्य नहीं है, उसका एक अंश मतलब हिस्सा है, भाग है। वाक्य होता है अगर पूरे अर्थ का बोध करा रहा है, और पूरे अर्थ का बोध नहीं हो रहा तो वाक्यांश है। तो दो या दो से अधिक शब्द इसमें भी आएंगे, लेकिन वो पूरे अर्थ का बोध नहीं करा पाएंगे। लिखो, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते तो हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते तो हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते तो हैं, परंतु पूरे अर्थ का बोध नहीं करा पाते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते तो हैं, परंतु पूरे अर्थ का बोध नहीं करा पाते हैं, वाक्यांश कहलाता है, वाक्यांश कहलाता है। जैसे अब मैं यहां पर लिख देता, जैसे यदि कृष्ण बांसुरी बजाता, यदि कृष्ण बांसुरी बजाता, ये वाक्य है या वाक्यांश? वाक्यांश है, क्योंकि पूरे अर्थ का बोध नहीं हो रहा। मैंने कहा ईश्वर में विश्वास किया जाता है या ईश्वर पर? किताबों में लिख रहा है ईश्वर में विश्वास करने वाला, तो ईश्वर में घुस के विश्वास करोगे क्या? ईश्वर में थोड़ी होगा, धर्म में हो सकता है, धर्म में हो सकता है, लेकिन ईश्वर में थोड़ी होगा। तो ईश्वर पर विश्वास करने वाला, अब बताइए वाक्य है या वाक्यांश? पूरे अर्थ का बोध हो रहा है, तो पूरे अर्थ का बोध कैसे होगा? ईश्वर पर विश्वास करने वाला आस्तिक होता है, ये क्या है? वाक्य। और ईश्वर पर विश्वास करने वाला ये क्या है? वाक्यांश। धर्म में आस्था रखने वाला, धर्म में आस्था रखने वाला, अब ये वाक्य है या वाक्यांश? वाक्यांश। और धर्म में आस्था रखने वाला धार्मिक होता है, ये क्या है? वाक्य। क्लियर हो गया? समझ आ गया? तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिले और पूरे अर्थ का बोध करा दे, तब तो क्या होता है? वाक्य। और पूरे अर्थ का बोध नहीं करा पाए, वाक्यांश। यदि मैं वहां जाता, अब ये वाक्य है या वाक्यांश? वाक्यांश है। पूरे अर्थ का बोध हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो वाक्य और वाक्यांश में अंतर समझ आ गया? क्लियर है? अब इसके आगे लिखो पद। मैंने कहा था ना पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसका ध्यान रखना। क्या होता है पद? तो पद की परिभाषा लिखो। पद, जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है और उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाए, तथा उस शब्द को व्याकरणिक रूप मिल जाए, तथा उस शब्द को व्याकरणिक रूप मिल जाए। क्या लिखा है? व्याकरणिक रूप। सबने अशुद्ध लिखा होगा। व्याकरणिक रूप ये होता है।
तथा उस शब्द को व्याकरणिक रूप मिल जाए, इक प्रत्यय के कारण ई का ऐ हो जाता है। केवल व्याकरण लिखेंगे तो वह अधूरा आएगा, इक के कारण ई का ऐ हो जाता है। तथा उस शब्द को व्याकरणिक रूप मिल जाए तो वह पद कहलाता है, तो वह पद कहलाता है। समझ आ गया? तो वह पद कहलाता है। लिख दिया? जैसे जैसे मनोज पुस्तक पढ़ता है। मनोज पुस्तक पढ़ता है। अब मैंने क्या परिभाषा बताई थी? जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है और उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाए और उसे व्याकरणिक रूप मिल जाए तो वो क्या कहलाता है? पद। तो इसमें मनोज क्या है? पद। संज्ञा। लेकिन काम किसका कर रहा है? कर्ता का। तो ये क्या कहलाएगा? पद कर्ता। मनोज का संबंध पुस्तक से नहीं है क्या? है। पुस्तक का संबंध मनोज से नहीं है क्या? है। पुस्तक का संबंध पढ़ता है से नहीं है क्या? पढ़ता है का संबंध मनोज और पुस्तक से नहीं है क्या? तो इनका आपस में संबंध है कि नहीं? और हमने इनको कोई व्याकरणिक रूप भी दे दिया, नहीं दे दिया, तो वही क्या कहलाया? पद। अब अगर हमें कर्ता की पहचान करनी है तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से प्रश्न करेंगे। किसके द्वारा? कौन के द्वारा। कौन का जो उत्तर आएगा वो होगा कर्ता, और क्या का जो उत्तर आएगा वो होगा कर्म। कैसे? कौन पढ़ता है? मोहन। तो मोहन क्या हो गया? पद कर्ता। क्या का उत्तर आए वो क्या होता है? कर्म। क्या पढ़ता है? पुस्तक। पुस्तक क्या है? पद कर्म। और पढ़ता है क्या है? पद क्रिया। परिभाषा समझ आई? जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाए और उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाए तथा उस शब्द को व्याकरणिक रूप मिल जाए तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। क्लियर हो गया? तो फिर शब्द में और पद में क्या अंतर है? अगर मनोज अकेला आता तो शब्द होता, और वाक्य में प्रयोग हो गया तो ये क्या बन गया? पद बन गया। मान लो मैं ऐसे लिख देता, मनीषा खाना पकाती है। क्या पकाती है? खाना। तो खाना क्या हो गया? कर्म। कौन पकाती है? तो मनीषा क्या है यहां पे? पद कर्ता। खाना क्या है? पद कर्म। और पकाती है क्या है? पद क्रिया। किसे कहते हैं मनीषा? पड़ोसन को। मनीषा का मतलब होता है बुद्धि। मनीषा का मतलब क्या होता है? बुद्धि। तो बताइए समझ आया नहीं आया? तो यहां नोट लगाओ, और नोट को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेष। है नोट को। अब ऐसे तो अनेकार्थी शब्द है। हाँ, तो स्पेशल ही है ये नोट। नोट का मतलब है ये बात बहुत विशेष बात है, इसलिए इसको कहते हैं। लिखो विशेष। जब किसी शब्द को अकेला प्रयोग किया जाता है, जब किसी शब्द को अकेला प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द होता है। जब किसी शब्द को अकेला प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द होता है। लेकिन जब उसी शब्द को
लेकिन जब उसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब उसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है, तो वह पद कहलाता है। बात समझ आई? जब कोई शब्द अकेला आएगा तो वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा तो वो किसका रूप धारण कर लेगा? पद का। ये बात समझ आ गई सबको? अकेला मनोज आ जाए तो क्या है? शब्द है। और जब मनोज वाक्य में प्रयोग हो गया तो अब क्या बन गया? ये पद। इसमें कोई डाउट रहा क्या? क्लियर हो गया? अब लिखो इसके बाद में हल या हलंत। आगे लिखो हल या हलंत। देखो, एक तो हल क्या होता है? समस्या का हल। एक हल क्या होता है? बलराम का हथियार या किसान का हथियार हल। और एक हल या हलंत होता है ये। क्या है हल या हलंत? प्रत्येक व्यंजन वर्ण को किसके सहयोग से बोला जाता है? स्वर के सहयोग से। जब व्यंजन में से स्वर को अलग कर देते हैं, जब व्यंजन में से स्वर को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं, तो वह व्यंजन कैसा हो जाता है? अधूरा हो जाता है। और इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे दाईं ओर एक तिरछी रेखा खींची जाती है। इसी को क्या कहते हैं? हल या हल। यही रेखा अगर मैं बाईं ओर खींच देता तो र हो जाता। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण किसके सहयोग से बोला जाता है? स्वर के सहयोग से। और जब व्यंजन में से स्वर को अलग कर देते हैं तो वह व्यंजन कैसा हो जाता है? अधूरा हो जाता है। और इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींचते हैं। इसी तिरछी रेखा को क्या कहते हैं? हल या हलंत कहते हैं। ये बात समझ आई? ऑनलाइन वालों समझ आ रहा है या नहीं? यस सर। स्पीड सही है? यस सर। अगर कोई स्पीड में दिक्कत आए आवाज में तो वो बता दिया करो थोड़ा, ठीक है? मैं भूल जाता हूं कि ऑनलाइन वाले भी हैं। तो ये बात समझ आ गई नहीं आई? लिखो परिभाषा। परिभाषा लिखो। प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर के सहयोग से बोला जाता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर के सहयोग से बोला जाता है। जब व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिया जाता है, जब व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिया जाता है तो वह व्यंजन अधूरा हो जाता है, तो वह व्यंजन अधूरा हो जाता है। इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए, इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींची जाती है। इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींची जाती है। उसे ही हल या हलंत कहते हैं। उसे ही हल या हलंत कहते हैं। जैसे अब कै में से हमने क्या निकाला? ए। तो कै अधूरा हुआ, इसके नीचे क्या खींची? तिरछी रेखा। कै में से क्या निकाली? दीर्घ ई। तो कै कैसा हो गया? अधूरा। पै में से हमने क्या निकाल दिया? स्वर ए। तो पै कैसा हो गया? अधूरा। समझ आ गया हल या हलंत?
अब बताइए यहां तक कोई जिज्ञासा है क्या? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सबको यहां तक समझ आ गया? तो ये तो हमने कुछ सामान्य सी परिभाषाएं लिखी थी जिनका हमें पता होना आवश्यक था, ठीक है ना। तो ये सब बातें हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। पद क्या होता है, शब्द क्या होता है, वाक्यांश क्या होता है, ठीक है ना, हल या हलंत क्या होता है। तो इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अब आगे हम बात करेंगे किसकी? स्वर और व्यंजन की। तो लिखो स्वर, आगे लिख दो स्वर। समझना पहले स्वर और व्यंजनों को, फिर लिखना। देखो स्वर की परिभाषा में अगर हम नहीं जोड़ देंगे तो किसकी परिभाषा बन जाएगी? व्यंजन की। और व्यंजन की परिभाषा में अगर हम नहीं जोड़ देंगे तो किसकी परिभाषा बन जाएगी? स्वर की। तो इसका मतलब स्वर और व्यंजन की परिभाषा में जो अंतर आता है वो केवल किसका आता है? नहीं का आता है। स्वर और व्यंजन की परिभाषा में किसका अंतर होता है? नहीं का। तो अगर मैं स्वर की परिभाषा की बात करूं तो स्वर की परिभाषा होती है वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, क्या कहलाते हैं? स्वर। और होती है व्यंजन। किसका अंतर आया? नहीं का। मैंने क्या कहा? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, क्या कहलाते हैं? और होती है, किसका अंतर आया? नहीं का। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां क्या कहलाती हैं? और स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होने वाली ध्वनियां, किसका अंतर आया? जो व्यंजन होते हैं वो किसके सहयोग से बोले जाते हैं? स्वर के। और स्वर किसी के सहयोग से बोलते हैं क्या? तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होगी ध्वनि वो क्या होगी? और स्वरों के सहयोग से जो उच्चारित होगी वो क्या होगी? किसका अंतर आया? नहीं का। हम जो कुछ भी बोलते हैं उसमें सबसे पहले क्या सक्रिय होते हैं? फेफड़े। फेफड़ों का काम क्या होता है? अंदर की हवा को बाहर फेंकना और बाहर की हवा को अंदर खींचना। जिसके फेफड़े खराब हो जाते हैं उसको समस्या हो जाती है श्वास की। किसकी? श्वास की। जिसे आप क्या कह देते हो? दमा की समस्या। कब होती है ये? जब हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं या फेफड़े कमजोर हो जाते हैं या फिर हमें धूल मिट्टी वगैरह से क्या हो जाती है? एलर्जी। तो सांस लेने में समस्या आती है, नहीं आती? तो फेफड़ों का काम होता है अंदर की हवा को बाहर फेंकना और बाहर की हवा को अंदर खींचना। तो क्या बनेगी परिभाषा? वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को, वाग यंत्र क्या होता है? वाक धन यंत्र। कै के बाद में घोषवर्ण आया तो कै का क्या हो गया? गे। वाक माने क्या होता है? वाणी। और यंत्र माने क्या होता है? साधन। और वाणी के साधन क्या होते हैं? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, जीवा है, नासिका है। ये सब वाणी के साधन ही तो हैं। ये सब किसके काम आते हैं? वाणी के। अब मान लो जैसे मैंने कहा कंठ है तो कंठ वाणी का साधन है कि नहीं? कई बार आपके कंठ के खराब होने से आप ज्यादा ठंडा पानी पी लेते हो तो कंठ खराब हो जाता है, तो बोलने में असुविधा होती है, नहीं होती? आपके जुकाम लग जाता है तो भी आपको बोलने में समस्या आती है, नहीं आती? तो ये सब वाणी के साधन है। अगर इनमें समस्या आएगी तो आपको बोलने में भी समस्या आएगी। जैसे तालु है, कहां होता है तालु? जहां चिपक जाए गरम आलू वहां होता है तालु। कई बार आप गरम गरम आलू खा जाते हो। देखो सारे बताता हूं, ये क्या है? इतने बड़े दांत होते हैं क्या? राक्षस हो क्या है? ये क्या है? दांत है। ये किस में चिपके रहते हैं? मसूड़ों में। नीचे के दांतों के मसूड़े नीचे और ऊपर के दांतों के मसूड़े ऊपर। अब इसमें जो चिपके रहते हैं वो होता है क्या? मूर्धा, मतलब थोड़ा सा ऊपर। दांत जो होते हैं वो किस में गड़े रहते हैं? मसूड़ों में। कई बार कहते हो ना मसूड़े फूल गए,
तो मसूड़ों को ही कहते हैं वर्तस्य। क्या कहते हैं मसूड़ों को? वर्तस्य। तो ये तो दांत थे, ये मसूड़े। इसके जस्ट ऊपर जो चिकना स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? तालू। क्योंकि आप गरम आलू खाते हो तो वो कहां जाके चिपकता है? तालू पे। कई बार आप गरम गरम आलू खाते हो तो जीवा को गरम लगता है, सबके सामने थूक नहीं सकते, उसको मुंह में ही घुमाओगे, वो कहां जाके चिपकेगा? तालू पे। तो ऊपर होता है तालू, और तालू से लेके और मसूड़ों तक जो खुरदरा स्थान होता है उसे कहते हैं मूर्धा। कई बार आप गरम गरम चाय पी जाते हो तो एक खालसी उपट के आती है ना, वो कहां से आती है? मूर्धा से। क्योंकि तालू तो चिकना है, वहां से तो आ नहीं सकती। किससे आएगा? मूर्धा से। कंठ सब जानते हो, ये बटन से होती है। जैसे लाइट की बटन दबाओ, लाइट चली जाएगी, इसे दबाओ सब चला जाता है? होता नहीं होता? दबा के मत देख लेना, पता लगे, प्रैक्टिकल कर लो। कई बार करते हैं ना वो शक्तिमान शक्तिमान, छोटे बच्चे चौथी पांचवी छठी मंजिल से ऐसे घूम के और कूद जाते हैं कि शक्तिमान आएगा बचाने। तो शक्तिमान पे प्रतिबंध लगा दिया था ना, बहुत बच्चे मारे गए थे। तो आप प्रैक्टिस मत कर लेना, पता लगे देखे बटन दबा के हम भी, ठीक है। तो ये क्या होता है? कंठ। कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ होंठों को कहते हैं, जीवा सब जानते हो, नासिका। तो वाग यंत्र का मतलब होता है वाणी के साधन। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को, अवयव का मतलब होता है साधन, अंग, वाग यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाए तो स्वर, और स्पर्श करके बाहर निकले तो किसका अंतर आया? नहीं का। हमने तीन परिभाषाएं बोली, तीन परिभाषा पढ़ी, तीनों में जो अंतर आया वो किसका आया? नहीं का। सबसे पहली क्या थी? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, स्वर, होती है व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर, और स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां व्यंजन। वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाए तो स्वर, और स्पर्श करके बाहर निकले तो। समझ आ गई तीनों? तो सबसे पहले लिखो स्वर की परिभाषा, लिखो स्वर। अच्छा, एक सूचना और देना था मुझे, शाम को 7 बजे, ठीक है ना, शाम को 7 बजे आज से मैं वो शुरू कर रहा हूं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक। और जो टॉपिक आपका चल रहा है इसी पे, हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्न हल करवाऊंगा मैं, 25 से 30 प्रश्न, बहुत विस्तार से, ठीक है ना। तो आपको 7 से 8:30 बजे के समय पर यूपी अड्डा 247 के नाम से, यूपी अड्डा 247 के नाम से यूट्यूब पे मिल जाएगा, लिख लेना इसको, यूपी अड्डा 247, सॉरी यूपी नहीं, राजस्थान, यूपी पर नहीं, राजस्थान लिखना, राजस्थान अड्डा 247 पे शाम को 7 बजे, ठीक है, क्लास शुरू होगी। क्लास को बड़े ध्यान से देखना, प्रत्येक प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। कोई नहीं समझ आए कमेंट करना और पूछ लेना, ठीक है। तो कितने बजे? आज 7 बजे शाम को राजस्थान अड्डा 247 पे, ठीक है। जो पढ़ा रहा हूं हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय, इसी से संबंधित प्रश्न हल कराऊंगा, ठीक है। हर प्रश्न को बहुत गहराई से समझना। आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि जो चीज मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं ना, प्रश्न मैं खुद बना रहा हूं वो प्रश्न, 1.5 2 घंटे पढ़ा के, ठीक है ना। उन प्रश्नों को अच्छे से कर लेना, आपके पेपर में एक सिंगल प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, एक सिंगल प्रश्न। आरजेएस के पेपर में हालांकि 15 ही प्रश्न आएंगे, लेकिन वो 15 के 15 अगर आउट ऑफ सिलेबस कोई प्रश्न नहीं आया तो उसमें से आएंगे, क्योंकि मैं प्रश्न किसी से नहीं बनवा रहा, मैं खुद वो प्रश्न बना रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं उसमें से ही। तो इनको बहुत अच्छे से और गहराई से पढ़ लेना। अगर आप कहोगे कि हमें उसकी कॉपी भी दे दो, तो मैं सर को बोल दूंगा, मैं सर को दे दूंगा, वो सर प्रिंट निकलवा की कॉपी दे देंगे, ठीक है ना। लेकिन उन प्रश्नों को बहुत ध्यान से और गहराई से पढ़ लेना, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, आप में से बहुतों ने पहले पेपर भी दिया होगा। हिंदी अपने आप में भले ही 15 प्रश्न क्यों नहीं आते, लेकिन बहुत महत्व रखते हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है।
और अब की बार आपने देखा भी है मेरिट कितनी गई थी आपकी 72 प्री की ना, बहुत ज्यादा गई थी ये, और पेपर सरल नहीं था। अगर ऐसा लग रहा हो कि पेपर सरल था इसलिए ज्यादा गई, नहीं, पेपर कठिन था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है, पेपर को मैंने सोल्यूशन भी कराया था सर से। मैं यहाँ पे आके पेपर हुआ उसके बाद आके मिला भी था, मैंने पूछा भी था सर से, और मैंने खूब कई हजार विद्यार्थियों को पढ़ाया भी था। उस समय मैंने पूछा भी था कि पेपर का स्तर कैसा था, तो सब ने ये कहा था कि सर सरल नहीं था, कठिन था। और कठिन पेपर पे भी 72 जाना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि हर साल कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। पेपर कठिन नहीं था, पेपर था तो सरल ही, इतना कठिन भी नहीं था, लेकिन घुमा के दे दिया था, और घुमा दिया इसका मतलब कठिन हो गया। तो इसलिए घुमा के आते हैं, और मैं हर तरह के प्रश्न लेके आऊंगा। तो ये शाम को 7 बजे ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहां तक ये परिभाषा समझ आ गई स्वर की और व्यंजन की। लिखो, ऑनलाइन वालों आपने सुन लिया? यस सर। लिखो तो Yes, परिभाषा, स्वर की परिभाषा लिखो। वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती हैं, स्वर कहलाती हैं। एक परिभाषा और लिखो, अथवा करके, अथवा अगली लाइन से लिखना, अथवा, और इसमें लिखो वे वर्ण जिनके उच्चारण में, क्या हो गया, क्या नहीं आएगा, ज्ञान, अच्छा, या और अथवा, अच्छा, बहुत ध्यान किया, बिल्कुल सही है, या आएगा, क्योंकि 2 उदाहरणों के बाद या, तीसरा आता तब आता अथवा। लेकिन ये अथवा क्यों बोला है, क्योंकि परिभाषा 3 हो गई। पहली परिभाषा है, फिर दूसरी परिभाषा, और ये कौन सी है, तीसरी। लिखो इसमें, ये है तीसरी। पहली परिभाषा थी वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, पहली। दूसरी थी स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती, और तीसरी पैंपड़ा वाली। तो आप या लिख लो अथवा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी PhD नहीं करनी आपको, ठीक है, हाँ लिख लो, वो तो समझाने के लिए था। आप मेरे उदाहरण मुझ पर ही पेश कर देते हो। चक्कर क्या है, तुम जज बन रहे हो ना, तो छोटी छोटी चीजों को तो पकड़ोगे, है ना, यही तो होता है। उसमें क्या, ये चीज तो पकड़ी जाए, अच्छा ये बोला, इस टाइम ये बोला था, और इतना थोड़ी ध्यान रहता है। लिखो वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा, फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को, वाग यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श किए बिना, वे वर्ण जिनके उच्चारण में
फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श किए बिना हवा से वापस बोलूं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को, वाग यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाती है, स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाती है, स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। लिख दिया, आगे लिखो। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। स्वरों की संख्या 11 होती है। और 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। देखो, मूल रूप से स्वरों की संख्या 10 है, लेकिन जो आप री पढ़ते हो ये री संस्कृत की होती है, हिंदी की नहीं होती। ये री किसकी होती है? संस्कृत की। हिंदी में री का उच्चारण रै पे लघु ई लगा के किया जाता है, लेकिन जब तक इसका कोई नियम नहीं बन जाता, लागू नहीं हो जाता, तब तक आपको 11 ही पढ़ना है। ठीक है? अगर आपसे पूछ भी ले तो स्वरों की संख्या 11 ही करना, पता लगे आप 10 कर दो कि सर ने ये तो बहुत समय पहले पढ़ाया था, 6 महीने पहले, अब तो बदलाव हो गया होगा। तो ऐसा खुद मर्जी से मत कर लेना, जब बदलेगा तो मैं खुद बताऊंगा। और ऐसा नहीं मेरा कोर्स खत्म हो गया तो आपसे बिल्कुल ही संबंध खत्म हो गए। कोर्स भले ही मेरा खत्म हो जाएगा 2 महीने में, 3 महीने में, लेकिन मैं आपको प्रश्नोत्तरी कराता ही रहूंगा। आपके यहाँ पे क्या चलेगी? टेस्ट सीरीज चलाते होंगे, तो वहाँ मेरे भी टेस्ट चलेंगे। ठीक है ना? तो वो मैं पेपर को हल कराना, ये चीज़ तो लास्ट तक चलेगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, चाहे भले संडे एक दिन ही हो। तो तब अगर बदलाव होगा, 10 होंगे तो मैं खुद बता दूंगा, अपने मन से ही मत बना लेना। ठीक है ना? तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? और मात्राओं की संख्या 10, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती। अव्यय, अव्यय, वो अव्यय नहीं था, वो अवयव था। अवयव का मतलब होता है साधन या अंग होता है। अव्यय होता है जो उसका व्यय नहीं हो। मैंने बोला है अवयव। ठीक है ना? ऐसे शब्दों को पूछ लिया करो, अंग्रेजी माध्यम वालों को बहुत समस्या आएगी। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि जो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं ना, उनके हिंदी माध्यम वालों से ज्यादा अंक आएंगे। ये बात मैं आज लाइव बोल रहा हूं, देखना। जो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं उनके 15 में से 14 या 15 ही आएंगे। ये भले हिंदी माध्यम वालों के नहीं आए, ये सच्चाई है। ये तब का बताना जब पेपर हो जाए, उसके बाद जब अंक आए, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम वाले बहुत ज्यादा सीरियस होकर पढ़ेंगे इस चीज को, क्योंकि उनको डर है। और हिंदी माध्यम वाले हिंदी है, कर लेंगे, है ना? इस वजह से इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसे बहुत मेरे पास एग्जाम्पल है पिछले उस पेपर में, जो अंग्रेजी माध्यम वाले थे, जो 3-3 अंक लेके आते थे। पूरी हिंदी उन्होंने बड़ी सीरियस पढ़ी थी, 13-13, 14-14 अंक थे उनके सबके 15 में से। तो इसलिए कह रहा हूं कि अंग्रेजी माध्यम वाले डरना मत। मात्राएं लिख दिया। कैसे लिखा है मात्राएं? ऐसे या ऐसे? कुछ लोगों ने तो बोला ही उल्टा जानबूझ के है कि हमने ऊपर वाला लिखा है, नीचा बोलते, क्योंकि सर बता रहे इसका मतलब कारण ही ये होगा। ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला है। देखो सुनो, अगर शब्द के अंत में ए आ जाए, शब्दांत ए मतलब समझ रहे हो? जैसे मैंने लिखा पुस्तक,
तो पुस्तक के अंत में ए आ रहा है, नहीं आ रहा? तो शब्द के अगर अंत में ए आ जाए और उसका बहुवचन रूप बनाना हो तो जोड़ते हैं ए, ठीक है? और ए के अलावा कोई और आ जाए, जैसे दीर्घ आ जाए या दीर्घ ऊ आ जाए, तब इनको बहुवचन बनाएंगे। लघु ऊ आ जाए चाहे दीर्घ ऊ आ जाए, दीर्घ ऊ आएगा तो लघु में बदल जाएगा। जब इसको बहुवचन में बनाएंगे तो फिर लगेगा चंद्र बिंदु। ये बात बहुत ध्यान रखना, ये शब्द शुद्धि में बहुत आता है और आपके है सिलेबस में, इसलिए इसको बहुत पूछता है। देखो जैसे मैंने लिखा पुस्तक, अब इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? ऐसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? अब मान लो मैंने लिख दिया माता, शब्दांत ए है क्या? आ है। इसका बहुवचन बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? माताएं। मैंने लिखा लता और इसका बहुवचन क्या बनाएंगे? लताएं, ठीक है? मैंने लिख दिया वधु और वधु में ऊ कैसा आएगा? दीर्घ आएगा। इसका बहुवचन बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? दीर्घ ऊ, लघु ऊ में बदल जाएगा और चंद्र बिंदु वाला है जोड़ेंगे। आ गया समझ में? क्लियर है नहीं है? तो ये बात ध्यान रखनी है। तो स्वर कितने हैं और मात्राएं कितनी है? तो चंद्र बिंदु वाला आएगा, नहीं आएगा? तो लिखो मात्राएं। और मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। क्योंकि ए की कोई मात्रा है क्या? नहीं है। दीर्घ आ की होती है, लघु ई की भी है, दीर्घ ई की भी है, लघु ऊ की, दीर्घ ऊ की, री की है, ए की है, आई की है, ओ की है और औ की भी है। लेकिन ए की कोई मात्रा नहीं होती। अब देखो रैब है, जैसे रै, और इसमें रै में हम जब लघु ऊ जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा? ऐसे जुड़ेगा। रै में क्या जोड़ दिया? लघु ऊ। अगर हमें इसको दीर्घ ऊ में जोड़ना है तो इसमें एक घुंडी बढ़ जाएगी, बस। समझ आ गया ना? जैसे मैंने लिखा रुपया, तो रुपया में ऊ कैसा आता है? छोटा, क्योंकि रुपया कैसा होता है? छोटा। और रूप लिखेंगे तो रूप में ऊ कैसा आएगा? बड़ा, क्योंकि रूप के आगे रुपया का कोई मायने होता है क्या? रुपया के कोई महत्व नहीं है रूप के आगे। जाते ना जैसे ब्यूटी पार्लर पे लड़कियां, तू रुपया की चिंता मत कर, तू तो चमका दे बस, है ना? तो रूप बड़ा है या रुपया? रूप बड़ा होता है, रुपया छोटा होता है। ये ऐसी बातें बुरा मत मानना, मैं इसलिए कहता हूं पेपर में ध्यान रहेंगी ये बातें, है ना? अभी तो मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको ऐसी, तो आपको बुरा तो नहीं लगता ना? उस दिन मैंने वो उदाहरण दे दिया था आपको, वो बताया था ना मैंने, भाषा के 3 माध्यम, उसमें एक वो आई लव यू वाला बता दिया था ना। तो सर मुझे बोले सर आप इतना गंदा मत पढ़ाओ, बच्चों को नाराज हो जाएंगे। तो इसमें गंदा कुछ नहीं है, आप तो जज बन रहे हो, आपके सामने तो पता नहीं क्या क्या बोलना पड़ता है अपराधियों को, उनको बोलना पड़ता है ना। तो आपको तो बुरा मानना ही नहीं चाहिए, और मानोगे भी तो क्या करोगे? हिंदी तो मुझसे ही पढ़नी है, तो बुरा मानते तो नहीं हो ना? हाँ, बुरा मत मानना। मेरा मकसद कभी नहीं होता, ऐसा नहीं है मैं जानबूझ के मजाक करता हूँ, जानबूझ के नहीं करता। ये बातें ध्यान रहती हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना, रूप और रुपया, ये बात कब ध्यान रहेगी? जब पेपर में ये आ जाए। जैसे मैं कई बार पढ़ाता हूं, मैं कहता हूं कि अगर महिला के अर्थ का बोध हो जाए, किसका? महिला के अर्थ का, तो शब्द के अंत में दीर्घ आ ही आएगा, दीर्घ ई ही आएगी, दीर्घ ऊ ही आएगा। लेकिन महिला कौन सी होनी चाहिए? भारतीय। विदेशी महिलाओं की तो आ ई ऊ का क्या चल रहा है, पति बदल जाता है 5 मिनट में। लेकिन भारतीय महिला एक बार बट में आ गई तो 7 जन्मों तक झेलनी। इसलिए मैंने क्या कहा, महिला कैसी होनी चाहिए? भारतीय। भारतीय महिला का कोई भी पर्यायवाची आ जाए, उसके अंत में दीर्घ आ ही आएगा, दीर्घ ई ही आएगी, दीर्घ ऊ ही आएगा। कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे मैंने कहा स्त्री, ई कैसी आई? दीर्घ। मैंने कहा नारी, ई कैसी आई? दीर्घ। मैंने कहा युवती, ई कैसी आई? दीर्घ। मैंने कहा वामा, ललना,
सहधर्मिणी, अर्धांगिनी, और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जिसे मुझे सोच के बहुत हंसी आती है, अबला। हकीकत बात है, जब पर्यायवाची लिख रहा था और पर्यायवाची लिखने वाले की लुगाई लठ लेके साथ बैठी थी, उस बेचारे ने केवल क्या लिखा था, जबरदस्ती से क्या लगवाया आगे, आ लगा, अबला, बला नहीं। तो सबके अंत में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो कोई भी पर्याय, अब मान लो वधु है, अब वधु में वो कैसा आता है, ये पूछा गया था पेपर में शब्द शुद्धि में, वधु। अब जिसने भी मुझसे हिंदी पढ़ी होगी तो उसका गलत हुआ होगा क्या, ये बात मैंने सब जगह बताता हूं। अब उसने पढ़ी होगी तो वधु शुद्ध किया होगा, नहीं पढ़ी होगी तो वो अब वधु ये भी आया था, ये भी करके आ गया होगा। तो वधु है तो छोटी हो सकती है क्या, है, सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसके आते घर के सारे नियम कायदे कानून सब बदल जाए, वो छोटी हो सकती है। जब वो छोटी नहीं है तो उसका ऊ छोटा होगा क्या, नहीं। तो सब में ऊ कैसा आएगा, ऊ हो, ई हो, कुछ भी हो, सब कैसे आएंगे। अब मान लो मैं कह देता औरत, अब इस औरत में एक दीर्घ है या लघु है, लघु। क्यों, क्योंकि भारतीय भाषा थोड़ी है, ये तो फारसी भाषा का शब्द है। और मैं पहले कह चुका, भारतीय महिला होनी चाहिए, भारतीय है क्या, नहीं है, विदेशी है। तो विदेशियों का तो कोई भरोसा ही नहीं है, 5 मिनट कहीं थी और 5 मिनट बाद कहीं और। तो इसलिए ध्यान रखना, समझ आ गया ना, तो ये समझ लेना। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है और मात्रा, एक ही कोई मात्रा नहीं होती। क्लियर हो गया। अब लिखो आगे व्यंजन। किसको, महिलाओं को नहीं लिखना, व्यंजन लिख दो। मैं पर्यायवाची जब पढ़ाऊंगा ना सब याद करा दूंगा, और इनको तो लिखो नहीं, समझ लो वही बहुत है। मात्राएं, वो व्यंजन लिखो, व्यंजन, व्यंजन लिखो। अब स्वर और व्यंजन की परिभाषा में किसका अंतर होता है, नहीं का, तो ये बात मैं पहले ही बता चुका। नोट क्या नहीं कर रहे, नहीं नहीं वो नोट नहीं करने, कुछ कुछ चीज नोट करने की नहीं है, केवल समझने की होती है, ठीक है ना। और वैसे भी वो चीज तो समझ जाए वही काफी है। इसको तो ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए, इनको आप क्या समझोगे। हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूं, नारी के पर्यायवाची वाले थे। ऑनलाइन वालों कुछ कह रहे हो सर? हाँ एक्चुअली मेरी बेटी पूछ रही है कि ये अंग और अह क्यों नहीं आते, वो 4th क्लास में है एक्चुअली। क्या पूछ रही है, अंग और अह क्यों नहीं आते स्वर? अच्छा, इसलिए नहीं आते क्योंकि अंग और ए ये दोनों अयोगवाह होते हैं। क्या होते हैं, अयोगवाह, जिसका मतलब होता है ए माने नहीं, योग माने जोड़ा जाए, वाह माने जिनको, जिन्हें ना तो स्वरों में जोड़ा जाए और ना ही व्यंजनों में जोड़ा जाए, बल्कि कुल वर्णों में जोड़ा जाए। जब आप कुल वर्ण पढ़ोगे ना तो उसमें ये आएंगे, लेकिन वर्ण पढ़ोगे तो उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव नहीं रखते, अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव रखते हैं। जैसे होता है ना, बेटी को सुनाओ, अब मैं समझाता हूं बड़े प्यार से, स्पीकर खोल दो और सुनाओ। जैसे मेरी भतीजी है, वो भी है 4 साल की, और मैं जब उसको पढ़ाता हूं हिंदी तो उसका जो सर है कोई गलती कर देता है, और मैं उसको जब सही कराता हूं कि बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो मुझे क्या कहती है कि चाचू आपको कुछ नहीं आता सिवाय मूर्ख बनाने के। मैं बेटा क्यों, कि आप मेरे सर से ज्यादा होशियार नहीं हो, और उसका जो सर है वो 10वीं फेल है। क्योंकि गांव में जो स्कूल होते हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, और प्राइवेट स्कूलों में तो ऐसे टीचर पकड़ लेते हैं, कोई भी आ जा है, तो वो कोई अशुद्धि करता है तो मैं उसकी कॉपी चेक करता हूं। तो जब मैं उसको बोलता हूं कि बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो बोलती है चाचू आपको कुछ नहीं आता, मेरे सर बहुत होशियार है। तो मैं उसको समझाता हूं कि बेटा मैं भी हिंदी पढ़ाता हूं, और मैं तो बड़ों बड़ों को पढ़ाता हूं, RAS को, IAS को, RJS को, मैं तो जजों तक पढ़ाता हूं हिंदी,
वो कहता क्या जानते हैं वो, मेरे सर से ज्यादा थोड़ी जानते हैं वो। अब उसको कौन समझाए कि मैं हिंदी में 12 साल से पढ़ाता हूं और उसके सर से भी ज्यादा जानता हूं, लेकिन वो नहीं मानती। उसको तो ऐसे लगता है ना कि मेरे सर सबसे ज्यादा होशियार। तो ऐसे बिटिया को बोलना कि जो वर्ण है उसमें अंग और ए इसलिए नहीं जोड़े जाते क्योंकि ये कुल वर्णों में आते हैं, मुख्य वर्णों में नहीं आते हैं। आगे लिखो। ओके सर, थैंक यू सो मच। अब लिखो व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा लिखो और व्यंजन में लिखो वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। होती है, इसका मतलब बहुत सीरियस होकर पढ़ रहे हो आप। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है, होती है लिखना, ठीक है, होती है। अर्थात स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। लिख दिया। फेफड़े वाली लिखने की जरूरत नहीं है अब, है ना, पहले लिख दी, केवल नहीं का अंतर है, दोबारा मत लिखो, समझ गए आप। आगे लिखो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अब कैसे होती है 33 समझो। का से लेकर मां तक कितने वर्ण होते हैं? 25। का से लेके मां तक कितने वर्ण होते हैं? 25। इन 25 वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श या स्पर्शी। ध्यान रखना, इसमें बहुत बड़ी समस्या है। इसको कुछ विद्वान स्पर्शी कहते हैं, जो गलत है। स्पर्श होते हैं, स्पर्शी होते हैं 16 और स्पर्श होते हैं 25। जब इन 25 स्पर्श व्यंजनों को हम 3 भागों में बांटेंगे, लिखना नहीं समझना, 3 भागों में बांटेंगे, तब इसमें आएगा एक तो स्पर्शी, एक आएगा स्पर्श संघर्षी और एक आएगा नासिक्य, जिसे हम पंचम वर्ण कहते हैं। स्पर्शी होते हैं कै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग के प्रारंभ के चारों वर्ण। तो वर्ग 4, वर्ण 4, कितने हो गए? 16। स्पर्श संघर्षी होते हैं च, छ, जय, झ, इनकी संख्या 4। और नासिक्य होते हैं अंग, या, अणे, ने में, इनकी संख्या कितनी हो गई? 5। कितने हो गए ये? 25। तो स्पर्श हो, बहुत ध्यान रखना इस बात को, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। किताबों में कई विद्वान इसको स्पर्शी पढ़ाते हैं, स्पर्श को, तो स्पर्श ही नहीं है, स्पर्श है। कैसे? मान लो मैंने लिखा पर्वत धन ई, क्या बना? इसका मतलब पर्वत से उत्पन्न कौन? पार्वती। जनक धन ई, क्या बना? जानकी। इसका मतलब जनक से उत्पन्न जानकी। और स्पर्श धन ई, स्पर्शी। इसका मतलब स्पर्श से उत्पन्न स्पर्शी। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो अगर आपसे स्पर्श पूछे तो संख्या कितनी करनी है, और स्पर्शी पूछे तो 16। एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, जब शाम को 7 बजे पढ़ाऊंगा, यहां एक प्रश्न आएगा इसमें से, उसको ध्यान से समझना। स्पर्श और स्पर्शी का विशेष ध्यान रखना। तो का से लेके मां तक कितने वर्ण होते हैं? 25, जिन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श। यर, लेव, इनकी संख्या कितनी होती है? ध्यान रखना, संस्कृत में होता है येबेरेले और हिंदी में येरेलेवे, अलग क्रम होता है दोनों में। तो येरेलेवे कितने हो गए? 4।
इन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ। क्या कहते हैं? अंतस्थ। तीनों से और साथ में है। तीनों से और साथ में है। इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। इन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म या संघर्षी। ऊष्म या संघर्षी। तो देखो इनकी संख्या कितनी हो गई? 33 हुई, नहीं हुई? 25, 4 29 और 4 33। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। स्वरों की संख्या, तो वर्णों की संख्या कितनी होगी? 44। 11 स्वर और 33 व्यंजन। छाप दो। सर बोलो। सर इनमें हलंत लगेगा क्या? से नहीं, इन सब में नहीं लगेगा। हालांकि कुछ विद्वान इसमें हलंत लगा देते, जबकि आपको व्यंजन की परिभाषा मैंने क्या लिखा है देखो। स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। तो स्वरों का सहयोग होगा, नहीं होगा? बहुत किताबों में बहुत लोग इसको हलंत करके लिखाते हैं, जबकि हलंत नहीं, स्वर के साथ आएंगे। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? नहीं, मैंने यही तो कहा था। अयोग वाह ऐड नहीं होंगे। अयोग वाह, ए माने नहीं, योग माने जोड़ा जाए, वाह माने जिनको, जिन्हें ना तो स्वरों में गिना जाए और ना ही व्यंजनों में, उन्हें क्या कहते हैं? अयोग वाह। आगे आएंगे, अभी समझाऊंगा उसको। लिखो, एक नोट लगाओ, और नोट को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेष। विशेष करके लिखो। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या चवालीस होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है, लेकिन कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है, लेकिन कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अब 52 कैसे कैसे होती है ये समझना। वर्णों की संख्या तो कितनी है? 44। कुल वर्णों की संख्या 52। अब 52 कुल वर्णों की संख्या कैसे होती है ये बात ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपसे यहां पे कहा था, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। तो वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 44। व्यंजन होते हैं 33, स्वर 11 थे, व्यंजन 33 हैं। 2 होते हैं अयोग वाह। 2 क्या होते हैं? अयोग वाह। अयोग वाह कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? अंग और अ। 2 होते हैं उत्क्षिप्त। 2 क्या होते हैं? उत्क्षिप्त।
उत्क्षिप्त कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं उत्क्षिप्त। कौन कौन से? क्या है ये? उत्क्षिप्त। इनका उच्चारण कैसे होगा? ड और ढ नहीं होता, इनका उच्चारण होता है अड और अढ। इनका उच्चारण कैसे होता है? अड और अढ। अगर इनके नीचे बिंदी नहीं लग रही तो इनको बोलेंगे डाढ़ा, और इनके नीचे अगर बिंदी लग गई तो अब इनका उच्चारण होगा अड अढ। क्या होगा? अड अढ। इनको उत्क्षिप्त भी कहते हैं, इनको ताड़न जात भी कहते हैं, इनको द्विगुण भी कहते हैं, इनको द्विपृष्ठ भी कहते हैं। और इनका विशेष ध्यान रखना, यहां से एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। इनके नीचे कब बिंदी आती है कब नहीं आती ये किसी किताब में नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन यहां से प्रश्न पूछता है। इनके नीचे 5 कंडीशन में बिंदी नहीं आती। कब कब? जब इनका प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी, जैसे डमरू, ढोलक, ढक्कन, तो इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी। जैसे आप एक शब्द लिखते हो रोड, बहुत अच्छे से समझना इसको, मैं हालांकि नोट भी कराऊंगा। अब आप इसमें रोड लिखते हो, कौन सा सही है? नीचे वाला। आपने किताबों में दोनों पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन सही कौन सा होता है? ऊपर वाला। रोड ROAD। अगर डैड के नीचे बिंदी नहीं आ रही तो इसका होगा D और DH, और अगर इनके नीचे बिंदी आ गई तो अब इनका बनेगा R और RH। क्या बनेगा? R और RH। लिखाऊंगा, नोट कराऊंगा, लिखो मत समझो। अगर इनके नीचे बिंदी नहीं आ रही तब तो इनको लिखेंगे D और DH, और अगर इनके नीचे बिंदी आ गई तो इनको लिखते R और RH। जैसे मैंने लिख दिया गढ़, क्या लिखा मैंने? बिंदी आएगी नहीं आएगी? तो इसको अगर हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? GARH, ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे? ठीक है ना। अब मान लो मैंने यहां पर लिख दिया साउंड। क्या लिख दिया? साउंड। इसके नीचे बिंदी आ रही है क्या? तो इसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? SOUND। अब D क्यों बना, R क्यों नहीं बना? क्योंकि इसके नीचे बिंदी नहीं आ रही। मान लो मैंने क्या लिख दिया यहां पर? भीलवाड़ा। क्या लिख दिया? भीलवाड़ा। और इस भीलवाड़ा को जब मैं हिंदी की जगह अंग्रेजी में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? BHILWARA। क्या लिखा? तो अब यहां पे R क्यों आया, D क्यों नहीं आया? क्योंकि इसके नीचे बिंदी आ रही है। समझ आ गया? तो कब इनके नीचे बिंदी आती है कब नहीं आती, ये 5 कंडीशन है। नोट करवाऊंगा, लिखाऊंगा, समझा रहा हूं बस थोड़ा सा। अगर इनका प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए तो इनके नीचे बिंदु नहीं आएगा। इनसे पहले अनुस्वार आ जाए तो इनके नीचे बिंदु नहीं आएगा। इनसे पहले अधूरा पंचम वर्ण आ जाए तो इनके नीचे बिंदु नहीं आएगा। इनका प्रयोग तत्सम शब्दों में हो जाए, मतलब संस्कृत भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदु नहीं आएगा। और इनका प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों में अर्थात अंग्रेजी भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदु नहीं आएगा। इस वजह से इनके नीचे बिंदु नहीं आता। तो इनको उत्क्षिप्त कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। जीवा ऐसा महसूस कराती है जैसे इन्हें फेंक रही हो, इसलिए इनको क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त। इन्हीं को कहते हैं ताड़न जात। ताड़न का मतलब होता है भगाना या ताड़ना, जात माने जाति से। ऐसा लगता है जैसे जीवा इन्हें अपनी जाति से बाहर निकाल रही हो, भगा रही हो, इसलिए इनको कहते हैं ताड़न जात। इन्हीं को कहा जाता है द्विगुण, क्योंकि इनके उच्चारण में डैढ़ की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। एक तो बोलेंगे डढ़ और एक बोलेंगे अड अढ़। 2 गुना समय लग रहा है, नहीं लग रहा? इसलिए इनको कहते हैं द्विगुण। इन्हीं को कहा जाता है द्विपृष्ठ, क्योंकि जब इनको बोलते हैं तो आप जानते हो जीवा ऐसे होती है, और जब इनको बोलेंगे तो जीवा घूम के ऐसे होती है, मसूड़ों को छूती है। तो इनके कितने पृष्ठ हो गए जीवा के? 2 पृष्ठ। इसलिए इनको क्या कहते हैं? द्विपृष्ठ। समझ आ गया? और इसके बाद में बोलो।
सारे बता देता हूं। देखो, एक तो होता है ये, एक होता है ये, एक होता है ये, और एक होता है ये होता है ट वर्ग का तीसरा वर्ण। ये होता है ट वर्ग का तीसरा, लेकिन हिंदी में प्रयोग होने पे अड, जो अभी बता रहा था, ये होता है क वर्ग का पांचवा वर्ण, और ये होता है ए के स्थान पर अयोगवाह। क्या कहते हैं इसको? अयोगवाह। ए और ओ के तुरंत बाद अगर ए आ जाए तो ए का अवग्रह चिन्ह बन जाता है। समझ आ गए सभी? तो इसके बाद में अगला जो भेद है वो किसका है? संयुक्त व्यंजन। सर एक बार और बता दीजिए। कौन सा बताना है? यही जो अभी बताया आपने, डाढ़ा डाढ़ा वाला। अच्छा, ये सारे लिखाए थे अभी पांचों? जी सर। यही बताना है ना? जी। एक मिनट, अयोगवा तो लिखा दिया ना, संयुक्त व्यंजन, सॉरी, क्या लिखेंगे यहां? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कामता प्रसाद गुरुजी तीन बताते थे, और हिंदी क्या है? परिवर्तनशील है। वर्तमान समय में इनकी संख्या 4 है। कामता प्रसाद गुरु ने इनकी संख्या बताई थी 3। उसके बाद बहुत सारे बदलाव हो गए हिंदी में, और अब वर्तमान में संख्या है इनकी 4। कौन कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। श, त्र, ज्ञ और श्र। श बनता है, वो बनता है क और स से। त्र बनता है, वो बनता है त और र से। ज बनता है ज और या से, और श्र बनता है स और र से। अभी मैं जो बता रहा था वो थे, एक तो ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, और एक ये अवग्रह चिन्ह होता है। ये होता है ट वर्ग का तीसरा वर्ण, ये होता है ट वर्ग का तीसरा, लेकिन हिंदी में प्रयुक्त, जिसे आपने क्या कहा था? उत्क्षिप्त। ये होता है क वर्ग का पांचवा, और ये होता है ए। अगर ए और ओ के तुरंत बाद ए आ जाए तो ये ए किसका रूप धारण कर लेता है? अवग्रह चिन्ह का। जैसे आप लिखते हो ना, ए चो अवायाम, लिखते हैं ना सूत्र, तो ओ के बाद में ये ए आ रहा है, क्या बन गया? अवग्रह चिन्ह बन गया। तो ये होते हैं। छाप दिया? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही? समझ आ गया? तो एक प्रश्न लिखो, एक प्रश्न लिखो। सबने छाप दिया इसको? है? इसको छाप दो और एक प्रश्न लिखो। फिर बहुत ही सरल प्रश्न लिखा रहा हूं। कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं यहां से, है ना? लिखो, यदि हिंदी वर्णमाला में से, यदि हिंदी वर्णमाला में से संयुक्त व्यंजनों को हटा दिया जाए, यदि हिंदी वर्णमाला में से संयुक्त व्यंजनों को हटा दिया जाए, तो वर्णों की निश्चित संख्या होगी, तो वर्णों की निश्चित संख्या होगी। तो वर्णों की निश्चित संख्या होगी। पहला विकल्प लिखो 40, दूसरा विकल्प लिखो 44, तीसरा विकल्प लिखो 48, और चौथा विकल्प लिखो 52। क्या होगा इसका उत्तर?
48 48। सरल था नहीं था? 48। तो क्या कहा गया इसमें कि संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, नहीं होती? कौन कौन से? श, त्र, ज्या और श्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 44 है। मैंने क्या कहा था शुरू से कि सबसे ज्यादा पेपर में वो प्रश्न गलत होते हैं जो सरल होते हैं। कठिन में तो तुक्का भी सही निकल जाता है, तो ये कठिन थोड़ी था इसलिए तुक्का सही नहीं निकला। कठिन होता तो तुम्हारा तुक्का सही हो जाता। प्रश्न को पढ़ो। यदि हिंदी वर्णमाला में से संयुक्त व्यंजनों को हटा दिया जाए तो वर्णों की निश्चित संख्या, मैंने कुल वर्ण नहीं लिखा, क्या लिखा है? वर्णों की। अब वर्णों में संयुक्त व्यंजन जोड़े जाते हैं क्या? 11 स्वर होते, 33 व्यंजन होते, 44 वर्ण होते। संयुक्त व्यंजन जोड़े थे क्या? जब जोड़े ही नहीं तो घटाओगे कैसे? बात समझ आई नहीं आई? अरे जोड़ोगे तभी तो घटाओगे, अब जोड़ा ही नहीं तो घटाओगे कैसे? आगे समझ नहीं आया? तो कितनी संख्या होगी? सर नहीं आया, प्लीज दोबारा। नहीं आया? देखो आएगा, इधर ध्यान दो। आपने वर्णों की संख्या कितनी लिखी? 44। 11 स्वर और 33 व्यंजन, इनको वर्ण कहते हैं। तो ये 11 स्वर और 33 व्यंजन मिलके क्या हो गए? वर्ण। और हमने क्या पढ़ रहा है? कुल वर्ण। तो कुल वर्णों में संयुक्त व्यंजन आ रहे हैं, इनकी संख्या कितनी हो गई? 52। तो 52 जब कुल वर्ण पढ़े तभी तो संयुक्त व्यंजन आए। और हमने प्रश्न में क्या लिखा है? केवल वर्ण। अगर मैं लिखता यदि हिंदी वर्णमाला में से संयुक्त व्यंजनों को हटा दिया जाए तो कुल वर्णों की संख्या होगी, तब उत्तर क्या आता? 48। केवल वर्ण लिखा है तो वर्णों में तो जब जोड़ा ही नहीं संयुक्त व्यंजनों को तो घटाओगे कैसे? तो उत्तर 44 का 44 रहेगा, नहीं रहेगा? प्रश्न कठिन था क्या? नहीं, केवल आपने ध्यान नहीं दिया कि वर्ण पूछ रहा है या कुल वर्ण। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बहुत ही सरल। बताइए यहां तक समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन रही क्या? क्लियर है यहां तक? तो इसके आगे की चर्चा करेंगे कल, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद।